हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत को। इस चैप्टर के हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को हमने देख लिया है, समझ लिया है, सीख लिया है, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों को भी हल किया है। अब बारी है क्या भाई, तो इस पूरे चैप्टर को समराइज करने की। मतलब एक ऐसी युक्ति, कैसी युक्ति भाई, तो एक ऐसी युक्ति जहां पे सिंगल स्क्रीन पे पूरे चैप्टर के हर एक की पॉइंट्स दे दिए जाए। मतलब मैं बात करना चाह रहा हूं माइंड मैप की, एक इस तरीके की स्क्रीन जहां पे हमारे पास सारे टॉपिक्स होंगे, सारे टॉपिक्स को रिलेट करेंगे और समझेंगे इस पूरे चैप्टर को। तो चलिए भाई फटाफट से शुरू कर ली जाए इस चैप्टर के माइंड मैप को, क्योंकि चैप्टर तो हमें पूरा बनता है। आइए चलिए देखते हैं। तो भाई ये पूरा चैप्टर किसके लिए था भाई? ऊर्जा के लिए। अल्टीमेटली ये था ऊर्जा के स्रोत। तो सबसे पहले बारी आती है कि भैया ये ऊर्जा क्या है ना? तो ऊर्जा क्या है भाई? तो ये कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को ही कहते हैं हम ऊर्जा। और नित्य नए दिन पे जितने भी हम काम करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए। अल्टीमेटली जितने भी अप्लायंसेस, जितनी भी मशीनरीज आप इस्तेमाल में लाते, उपयोग में लाते, वो सभी मशीनरीज कुछ ना कुछ इनपुट के तौर पे ऊर्जा लेती हैं और आपको कार्य करके देती है। तो मतलब उनको ऊर्जा देनी पड़ेगी हमें, और उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के स्थान को कहते हैं ऊर्जा के स्रोत। मतलब ऐसी जगह जहां से मैं ऊर्जा ले सकता हूं, इसी को कहते हैं ऊर्जा के स्रोत। बारी अब क्या है, तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या है? मेन बात है, ऊर्जा तो बहुत सारी जगहों से मिल जाती है, लेकिन उत्तम कौन है, किसको कहें बेहतर सोर्स? तो बेहतर सोर्स कहने के लिए हमें कुछ कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ी। कैसी कैटेगरी भाई? तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लिए हमने कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि भाई हमारे लिए सबसे पहला तो यह होगा कि ये अधिकतम ऊष्मा दे। क्या होगा भाई? जो अधिकतम ऊष्मा दे, ज्यादा एनर्जी दे। ठीक है। और क्या अगर हमको मिलेगा, तो भैया इसकी उत्तम स्रोत है, मतलब आसानी से उपलब्ध हो। कैसा होना चाहिए भैया? आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, इजीली मिल जाए। और क्या होना चाहिए भाई? तो और हमें समझ में आता है सस्ता होना चाहिए, सस्ता तथा सुरक्षित होना चाहिए भाई। सुरक्षित होना भी ऊर्जा का स्रोत जरूरी है। अच्छा, ये सब किसकी बात कर रहे हैं भाई? तो जैसे मान लीजिए हम ऊर्जा की बात करते हैं, है ना, ऊर्जा के स्रोत की हम बात करते हैं, तो ऊर्जा के स्रोत जनरली डिस्क्राइब किए जाते हैं दो पार्ट में। एक तरीका हो जाता है हमारा नवीकरणीय, और एक है अनवीकरणीय। एक है भाई नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। और भी ऊर्जा के स्रोत के डिवाइडेशन है भाई। ठीक है, एक तो हमने कर दी किससे? नवीकरणीय और अनवीकरणीय टाइप। नवीकरणीय मतलब जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सके। अनवीकरणीय मतलब जिसको एक बार इस्तेमाल किया और बात खत्म हो गई, अब दोबारा इस्तेमाल नहीं होगी। तो नवीकरणीय में हमने बात कर ली, तो हमें पता लगा भैया पवन ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, और भी अभी हम इस चैप्टर के अंतर्गत बात करने वाले हैं, और भी सारे। अनवीकरणीय टाइप में अगर हमने बात करी, तो हमने बात कर लिया भैया, चलो कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है भाई? तो ये अनवीकरणीय टाइप है। ये एक बार इस्तेमाल हो गया, खत्म हो गया, दोबारा नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। और भी हैं बहुत सारे। तो मतलब ऊर्जा के स्रोत दो तरीके के आपको अभी इस कंपैरिजन के लिए बनाया कि उत्तम किसको कहेंगे। तो इन दोनों में से उत्तम किसको कहेंगे? एक तरफ कोयला है ना, और एक तरफ सौर ऊर्जा है। चलो अपन खाना बनाने की बात करते हैं। एक तरफ कोयले से खाना बनाना और एक तरफ सौर ऊर्जा से, कौन सा बेहतर लग रहा है? तो भैया कोयला अगर मैं जलाऊंगा तो क्या करेगा भैया? ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। तो मतलब उत्तम स्रोत कौन सा होगा जो पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाए? पर्यावरण में हानिकारक ना हो। अब
मुझे समझ में आता है कि भाई सौर ऊर्जा की अगर मैं बात करता हूं तो ये कम नुकसानदायक है। कैसे? अगर मैंने कोयले को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है भैया? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके की जहरीली गैस है, कह सकता हूं मैं। क्या कर सकती है भैया? तो सनलाइट जो आती है, अगर पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ गई तो जो सनलाइट आती है उसके हीट को ट्रैप कर लेता है, उसके ऊष्मा को ये क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करेगा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। उसी प्रकार अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सूरज से आ रही है ऊर्जा, बार बार इस्तेमाल होगी, खत्म भी नहीं होगी, कुछ जलने वलने का आइटम नहीं है वो, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज कर रहा है, जबकि ये क्या है भैया? तो एक लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में हानिकारक ना हो। अच्छा, तो और भी कुछ होते हैं क्या भैया इसके कैटेगराइजेशन? तो हाँ, और भी कैटेगराइजेशन है। कौन से कैटेगराइजेशन है भाई? तो एक तरीके के ईंधन है जो हम कहते हैं भैया जीवाश्मी ईंधन, है ना। या फिर मैं ऐसा नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं जरा इसको एक पहले से, मैं एक कहता हूं कि परंपरागत, ठीक है। एक कैसी है भाई? परंपरागत है, ठीक है, वर्षों से चली हुई आ रही है। जैसे मान लीजिए लकड़ी का इस्तेमाल एज ऊर्जा स्रोत के रूप में बहुत पहले से हम करते आ रहे भाई, कोयले का इस्तेमाल बहुत पहले से करते हुए आ रहे। तो एक है परंपरागत और दूसरा जो है वो क्या है भाई? तो वो है वैकल्पिक व्यवस्था, मतलब गैर परंपरागत। अब गैर परंपरागत का मतलब क्या हुआ भाई? तो देखिए, गैर परंपरागत और परंपरागत में एक छोटा सा आंसर मैं आपको दे दूं तो देखिए, ये वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात होती है। जैसे हमने क्या किया? हमने नाभिकीय पावर प्लांट बनाए, तो वो कैसी होगी भाई? वो गैर परंपरागत होगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स गैर परंपरागत होगी, ठीक है। हमने पवन ऊर्जा की बात करी तो किससे भाई? तो हमने विंडमिल बना दिए, ठीक। तो मतलब ये सब क्या है भाई? जैसे गैर परंपरागत में और बात करूं तो मैंने कहा न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, हमने समुद्र से उठने वाली महासागरीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया, हमने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया, तो ये सब गैर परंपरागत हो गई। तो कैटेगराइजेशन अलग अलग है, मतलब ऊर्जा के स्रोत की एक कैटेगरी नवीकरणीय अनवीकरणीय के बेसिस पे, एक कैटेगरी परंपरागत और गैर परंपरागत के बेसिस पर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो भैया उत्तम स्रोत किसको कहेंगे? तो उत्तम स्रोत कहेंगे जिसमें अधिकतम ऊष्मा दे, आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता तथा सुरक्षित हो, पर्यावरण में हानिकारक ना हो, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, जरा इसको भी सीखना जरूरी है, कैलोरीफिक मान उचित हो। अब इसको मैं जरूर सिखाऊंगा, कैलोरीफिक मान उचित हो। और एक बात है इसी के साथ साथ, कैलोरीफिक मान उचित होने के साथ साथ एक पॉइंट और है जिसको मैं कहूंगा कि भैया इसका ज्वलन ताप उचित हो। अब ये उचित का मतलब क्या है? तो देखिए ना, समझिए, मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन, ठीक है, मेरे पास दो गैसेस को ले लेता हूं। चलिए, मैं एक ले लेता हूं भैया क्या? मिथेन। चलिए, मैं एक ले लेता हूं मिथेन। मिथेन मतलब CH4। और एक तरफ मैं क्या ले लेता हूं भैया? तो एक तरफ मैं ले लेता हूं हमारा जो है ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन मतलब जो आप LPG के रूप में अपने घरों में गैस सिलेंडर्स के में आप देखते हैं, ये होता है भैया ब्यूटेन, LPG। अच्छा, क्या हो रहा है दोनों में? तो मिथेन एक तरफ और एक तरफ ब्यूटेन LPG है। दोनों की कैलोरीफिक मान की बात अगर करता हूं तो किसी भी कैलोरीफिक मान अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। कैलोरीफिक मान जो है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कैलोरीफिक मान को आप इस प्रकार से समझिए, कैलोरीफिक मान को ऐसे समझते हैं कि किसी भी स्रोत से प्राप्त ईंधन को, है ना, किसको? ईंधन को, ईंधन की एक मात्रा फिक्स कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 1 यूनिट उसकी मात्रा लेता हूं, ठीक। मैं क्या ले रहा हूं भाई? उसकी 1 यूनिट मात्रा ले ली मैंने। 1 यूनिट मात्रा मैंने एक लिया और इसको कराया क्या भाई? तो इसका कराया मैंने कंप्लीट कंबशन, मैंने कराया इसका पूर्ण दहन। क्या कराया? पूर्ण दहन। जब 1 यूनिट फ्यूल को, 1 यूनिट हमारे ईंधन को पूर्ण दहन कराएंगे, उससे जो ऊष्मा निकलती है उसी ऊष्मा को हम कहते हैं कैलोरीफिक मान। क्या कहते हैं भैया? तो मैं इधर लिख देता हूं, क्या लिखना है? तो हम लिख लेते हैं कि कैलोरीफिक मान किसको कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं भाई? कैलोरीफिक मान किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम यहां पर डाल देते हैं कि भैया कैलोरीफिक मान, कैलोरीफिक मान किसको कहते हैं भैया? कैलोरीफिक मान। तो कैलोरीफिक मान के लिए हमने कहा 1
यूनिट, है ना, ईंधन को, ईंधन के बेसिकली पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा को ही उस ईंधन का, ठीक है, उस ईंधन का कैलोरीफिक मान कहते हैं। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए मैं कोयले की बात करता हूं, तो कोयले को लीजिए और उसको क्या करें, कंप्लीट कंबशन करा दीजिए। कंप्लीट मतलब राख भी नहीं बचना चाहिए। पूर्ण दहन का मतलब क्या होता है, राख भी नहीं बचनी चाहिए भाई, कंप्लीट कंबशन हो गया तो उसमें जो ऊष्मा निकलेगी, और कंप्लीट कंबशन में भैया धुआं भी नहीं निकलता, तो जो उससे ऊष्मा निकलेगी उसी ऊष्मा को हम कहते हैं उसका कैलोरीफिक मान। इसी तरीके से एक और पॉइंट था, उसको भी मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, है ना। कैलोरीफिक मान के अलावा एक और पॉइंट था हमारे पास में, जिसको कहते हैं हम क्या, ज्वलन ताप, है ना। ज्वलन ताप, ज्वलन ताप को भी मैं अगर आपको सिखाऊं तो ज्वलन ताप को बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। ज्वलन ताप क्या होता है भाई, आपको पता है कि जैसे एक कागज के टुकड़े को अगर माचिस से मैं जलाना चाहता हूं तो वो जल्दी आग पकड़ लेता है। केरोसिन को किसी चीज पर फैला दूं, इसके बाद में माचिस लगाऊं तो वो जल्दी आग पकड़ लेता है। जबकि वहीं पे मैं अगर एक बात करता हूं कि लकड़ी का एक मोटा सा टुकड़ा है, उसमें आप माचिस से आग लगाने की कोशिश करेंगे तो वह आग नहीं पकड़ता। तो उसके लिए क्या कहते हैं भाई, तो उसके लिए हम इंतजाम करते हैं कि कोई कम ज्वलन ताप के, कोई क्या करे, कम ज्वलन ताप का जो हमारा कोई ऐसा ईंधन हो, उसको पहले जलाते फिर लकड़ी को। तो क्या करते हैं, जैसे खूब सारे पत्ते इकट्ठे करते हैं, जनरली जंगल वंगल में ऐसी आग लगाने की कोशिश करते हैं, क्या बहुत सारे पत्ते इकट्ठे किए, अब पत्तों में क्या करते हैं भैया, माचिस से आग लगा देते हैं। अब पत्ते जलने शुरू हो गए और उसके आसपास में क्या करते हैं, उसके ऊपर लकड़ी सजा देते हैं। लकड़ी धीरे 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 आग पकड़ने की कोशिश करती। क्यों, क्योंकि वो पत्ते लगातार हीट जनरेट कर रहे हैं और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कहां तक, तो उस लकड़ी के ज्वलन ताप तक। तो ज्वलन ताप का मतलब हुआ वह न्यूनतम ताप जिस पर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी ईंधन जलना प्रारंभ करती है, जलना प्रारंभ करती है। मतलब बात क्लियर होगी। ज्वलन ताप का मतलब क्या है भाई, वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई भी चीज जलना शुरू कर दे। अब जैसे मैंने बात करी किसकी, लकड़ी की, भाई वो माचिस से नहीं जलेगी ना, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो आप उसमें केरोसिन डाल दीजिए, इसके बाद जलाइए, देखिए केरोसिन आग पकड़ लेगा। जब तक केरोसिन जलता रहेगा, केरोसिन एक हीट जनरेट करेगा और जो लकड़ी का तापमान है, लकड़ी का जो ज्वलन ताप है, वहां तक वो पहुंचाने की कोशिश करेगा और लकड़ी में फिर से आग लग जाएगी, लकड़ी जलना शुरू हो जाएगी। तो यहां पे हमने जो बात की, हमने क्या बात करी कि ये दोनों उचित हो। ये दोनों उचित होने से क्या तात्पर्य है भाई, अगर मैंने यहां पे जैसे लिया था मीथेन और ब्यूटेन, ये तकरीबन मीथेन के पास में कैलोरीफिक मान 3 गुनी होती है, ठीक है, ये 50 कैलोरी और वो 150 कैलोरी होता है। तो मतलब अगर मैं कहता हूं 3 गुनी है करीब करीब मीथेन में, तो क्यों ना मैं जो घर में गैस सिलेंडर आती है एलपीजी, उसकी जगह पे मैं CH4 भर दूं, मतलब मीथेन भर के ले आता हूं, अच्छा चलेगा भाई। जो गैस टंकी आपके घर में 2 महीने चलती है वो ज्यादा दिन चलेगी। लेकिन पता लगा नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्यों, क्योंकि मीथेन में अगर एलपीजी ब्लास्ट होता है तो आप देखते हैं कितना ज्यादा बड़ा डिजास्टर होता है ना, मतलब सुरक्षित नहीं है। यहां पे एक पॉइंट लिखा था ना कि ये सुरक्षित होनी चाहिए, यानी ये एलपीजी तो सुरक्षित है कंपैरेटिवली, मीथेन और खतरनाक हो जाएगी, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कैलोरीफिक मान उचित हो, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो, जैसे यहां पे लिखे ना अधिकतम ऊष्मा दे, तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं, उचित। वैसे ही ज्वलन ताप भी उचित हो। अब ऐसा नहीं कि भैया उस ईंधन को जलाने के लिए इग्निशन टेम्परेचर जो है वो ही बहुत ज्यादा हो गया और पता लगे बोले नहीं यार बहुत ज्यादा पे लकड़ी आग पकड़ती है, तो कोई ऐसी चीज लाओ जो जल्दी आग पकड़ ले, और पता लगा कि आप ऐसी चीज ले आए जो कि रूम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ ले, लाइक फास्फोरस। क्या होता है भाई, वो कमरे के तापमान पे ही आग पकड़ लेती है। तो फास्फोरस अच्छा है क्या, नहीं, मतलब उसका भंडारण अच्छा नहीं हो पाएगा, रख रखाव अच्छा नहीं हो पाएगा भाई, वो कमरे के तापमान पे ही आग पकड़ लेगी। तो अगला इसमें एक पॉइंट और आ जाता है क्या, कि इसका भंडारण तथा
रख रखाव आसान हो। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि परिवहन आसान हो, परिवहन योग्य हो। मतलब क्या भाई, इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले आया जा सके, है ना। ऐसा नहीं कि भैया जैसे मान लीजिए मैं उपले की भंडारण की बात करूं, खूब सारा उपला इकट्ठा करना पड़ता है, उसमें बहुत कम निकलती है। उसी जगह एलपीजी देखते हैं, कम जगह लेता है और बहुत सारा उसमें उत्पन्न करता है। एलपीजी को ले जाना ले आना मतलब टंकी गैस सिलेंडर्स में भर के हम ले जा रहे ले आ रहे। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, ऊर्जा के उत्तम स्रोत कहलाते हैं। ये अगर ये सारी चीजें किसी भी ईंधन के पास में ये सारे गुण हो तो वह स्रोत जहां से उस ईंधन को प्राप्त किया जाएगा उसी को हम कहते हैं ऊर्जा का उत्तम स्रोत। आइए चलिए अब इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं। इनिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी आ चुकी है एंड मैंने ये भी बोला था कि ये चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस के माध्यम से। ये एक रिवीजन है जहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स पूरे हैं, सबको समराइज कर रहा हूं, मगअप कर रहा हूं एंड एक दूसरे से रिलेट करा के आपको याद करा दूंगा। आइए तो भैया ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या है आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा के स्रोत की। तो ऊर्जा के दो तरीके के स्रोत थी जिसके मैंने इनिशियली बात करी। एक ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है और एक ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत की सबसे पहले बात करेंगे। अच्छा, परंपरागत और गैर परंपरागत वर्ड से भी आपको बहुत सारा क्लियरेशन होगा। परंपरागत का मतलब क्या होता है भाई, तो परंपरागत का मतलब जो वर्षों से लगातार चला आ रहा है ना, जिसका प्रयोग हम शुरुआत से करते आ रहे हैं। या एक और तरीका बोलूं, जो डायरेक्टली यूज करते आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने कोई मशीनरी नहीं बनाई थी तो डायरेक्टली हम उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वो सारी कैटेगरीज आती चली जाएगी किसमें, परंपरागत में। गैर परंपरागत मतलब ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। किसके लिए भाई, तो ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत थे उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लग गई। जो हमने ऊर्जा उत्तम ऊर्जा के जो गुण हमने अभी गिना है वो गुण उसमें कम मिल रहे थे, तो हमने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की बात करी जिसको हम कहते हैं गैर परंपरागत। क्लियर हो गई बात भाई। एक और मैंने क्लासिफिकेशन दिया था ऊर्जा के स्रोत के, कौन सा वाला भाई, तो एक क्लासिफिकेशन वहां पर हमने ये दिया था कि ऊर्जा के जो स्रोत है उसको नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। आएंगे हम थोड़ा सा आगे की तरफ बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पारंपरिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन की। किसकी, जीवाश्म ईंधन। नाम से क्लियर है भाई, जीव अंश। जीवाश्मी का मतलब नाम से क्लियर क्या है, जीव अंश। ये जीवों के अंश से बना है। तो इसके अंदर में तीन बेसिक चीजें आती है। एक तो आता है हमारा पेट्रोलियम, क्या है भाई, एक तो हमारा है पेट्रोलियम। चलिए एक हम लिख लेते हैं हमारा पेट्रोलियम। और क्या आता है भैया, तो और आता है हमारा इसमें कोयला। और क्या आता है भैया, तो इसमें आती है प्राकृतिक गैस। एक इसमें और क्या गई, प्राकृतिक गैस। ये सब क्या कहलाते हैं भाई, जीवाश्म ईंधन। नाम से जैसा आपको क्लियर हो ही रहा है, जीव के अंश से बना हुआ ईंधन। क्या हुआ एक्चुअली, लाखों वर्षों पहले, करोड़ों भी कह सकता हूं मैं, लाखों करोड़ों वर्षों पहले बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे हमारे जो भू पर पट्टी है उसके अंदर दब गए। क्या हुए, दब गए। अब दबने के कारण यह हुआ कि भैया इतनी मोटी सी ऐसी ये भू पर पट्टी हमारी, इसके अंदर में यहां पे पेड़ पौधे क्या हो रखे, तो यहां पे हमारे पेड़ पौधे जो हैं ये सब दब गए हैं। यहां पे हमारे पेड़ पौधे क्या हो गए भैया, दब गए, जीव जंतु दब गए। अब इनका बाहर के वायुमंडल से कनेक्शन कट गया, मतलब ऑक्सीजन से इनका जो कनेक्शन है वो कुछ भी नहीं रहा। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में, O2 की क्या भाई, अनुपस्थिति में क्या होनी शुरू हो गई, O2 की अनुपस्थिति में इनका अपघटन शुरू हो गया। अपघटन का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज सड़ना गलना अल्टीमेटली क्या, अपघटन है। वो अपने जो संयोजी जो चीजें थी जिनसे मिलकर के बना था उनके रूप में वो विघटित हो जाता है वापस। तो O2 की, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इनका क्या होना शुरू हो गया भैया, तो इनका शुरू हो गया विघटन। ठीक है, या अपघटन कह लीजिए। अपने अवयवी कणों में टूटना शुरू हो गए। और टूटने के बाद इन्होंने निर्मित किए क्या क्या, तो इन्होंने निर्मित किया कोयला, ठीक है, इन्होंने निर्मित किया पेट्रोलियम, इन्होंने निर्मित किया प्राकृतिक गैस।
क्या है भैया, ये सब कुछ कैसे निर्मित हुए? तो ये कोयला जो है, जो इतने ड्राई मतलब सूखी जगह जितनी बनी उनमें अब कोयला देखने को मिला। पेट्रोलियम जनरली देखने को मिला जो समुद्र के किनारे की जगह थी वहां पर। कारण क्या था भाई? तो ये भी सब में कार्बन ही है, इसमें सब में कार्बन है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी जीवित एलिमेंट्स हैं उन सभी में क्या है भैया, कार्बन के परसेंटेज वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और टूटे तो कार्बन में टूट गए। अब ये कार्बन के ही रूप है, अल्टीमेटली सब में कार्बन है। कोयला मिला, पेट्रोलियम मुझे मिला समुद्री जगहों पे जहां पर क्या है, जलीय जीव जंतु और जलीय जो पादप थे वो वहां पर क्या हो गया भाई, विघटित हो गए। उसी तरीके से प्राकृतिक गैस मिली। अब इन सभी को हमने क्या करना शुरू किया भाई, तो हमने इनको खोद करके जमीन के अंदर से अब निकालना शुरू किया है और इस्तेमाल करना शुरू किया। पेट्रोलियम एक तरीके, पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है ना, पेट्रोलियम एक गाढ़ा काले कलर का चिपचिपा तरल पदार्थ है जिसमें से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, मतलब पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, वैक्स, है ना, जो कह सकते हो मोम, है ना, बहुत सारे परफ्यूम के लिए भी गैसेस यहां से मिलती है, बहुत सारी चीजें यहां से बनाई जाती है। तो पेट्रोलियम ये रहा, इनके लिए मेन क्या हुआ, तो भैया ऑक्सीजन से इनके संपर्क में रहा नहीं, तो ये अब क्या करते हैं, ये कार्बन हो गए, और जैसे ही ये बाहर आए, कार्बन थे बाहर आए, बाहर आने के बाद क्या कर दिया भाई, तो बाहर आने के बाद हमने इनको करा दिया ऑक्सीजन से रिएक्शन। और कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन जब भी होगा आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो CO2 मिलेगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस आपको क्या मिल जाएगी भाई, तो यहां से आपको मिल जाएगी हीट, आपको मिलेगी ऊष्मा। और मुझे किसमें ज्यादा इंटरेस्ट था, मुझे इससे ऊष्मा लेने में ज्यादा इंटरेस्ट था। कोयला जला करके मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही नहीं, मैं तो चाहता हूं हीट निकले, लेकिन बिना कार्बन डाइऑक्साइड के हीट निकलेगी नहीं। ये है भैया कौन, तो ये रहे जीवाश्म ईंधन। कैसे बने, क्या हुआ, ये पूरी इंफॉर्मेशन अब आप तक आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ता हूं जरा इसी सेगमेंट में। तो अगला हम कहते हैं भाई तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र का मतलब क्या है कि हमारे घरों में जितने अप्लायंसेस आप देख पा रहे हैं, मैंने कहा कि भैया हमें उन्हें चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए था। अब वो ऊर्जा कहां से मिलेगा, तो मैक्सिमम चीजें जो हमारे घरों में इस्तेमाल में लाई जा रही है वो मैक्सिमम चीज किससे मिलकर के किससे चलती है भाई, तो वो विद्युत से चलती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और विद्युत से चलेगी तो विद्युत चाहिए मुझे। विद्युत बनाने के लिए हमने एक तरकीब अपनाई, हमने क्या बनाया भाई, तो तापीय विद्युत संयंत्र बनाया। तापीय विद्युत संयंत्र का मतलब, तो एक बात समझिए, विद्युत संयंत्र में एक काम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं विद्युत संयंत्र की बात करूं क्योंकि ये कई बार बात करूंगा, बहुत सारी चीजों में ये लेकर के भी आऊंगा। तो भैया विद्युत संयंत्र के लिए मुझे विद्युत चाहिए, तो पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वहां पे हमने पढ़ा था विद्युत जनरेटर। क्या पढ़ा था भैया, विद्युत जनित्र। और विद्युत जनित्र क्या काम करता है भैया, तो विद्युत जनित्र काम करता है कि इसको अगर आप घुमाएंगे, है ना, तो विद्युत जनित्र क्या करता है, ये हमें विद्युत धारा देता है। सीधी बात है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होते हैं, या बहुत सारे आप में से क्या, हम में से भी, है ना, हम क्या समझते हैं, जो शादी पार्टियों में जो चल करके आता है ना वो जनरेटर, तो डीजल इंजन के साथ में समझते हैं हम सबको जनरेटर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो विद्युत जनरेट करते हैं इसको हम जनरेटर कहते हैं, और वो डीजल इंजन है जो इसको घुमाने का काम करता है। उसमें डीजल इंजन का क्या काम है, इसको घुमाना। तो मुझे एक बात पता लगी कि इस जनरेटर के इस ब्लेड को जब जब मैं घुमाऊंगा ये इलेक्ट्रिसिटी देगा। कैसे घुमाऊं, तो भैया बहुत पहले से हमें पता है कि स्टीम इंजन चला करती थी, और स्टीम इंजन में क्या काम होता था भाई, तो स्टीम दिया जाता था किस पे, तो ऐसे ब्लेड्स बना दिए, आप ऐसा समझिए ना, ऐसे ब्लेड्स हैं, और ये पूरा एक बॉक्स में ऐसे पैक है, और इसमें कहीं से एक जगह से होल करके और यहां से क्या किया गया, इस पे स्टीम बहुत तेजी से डाला जा रहा हो, तो इसके ब्लेड्स घूमने नहीं शुरू होंगे क्या। अगर इसमें घुमाव आया तो वही घुमाव किसको दे दिया, जनरेटर को दे दिया। तो जनरेटर क्या हो गया भाई, घूमना शुरू हुआ, यहां से मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मिलनी प्रारंभ हो गई। कुल मिलाकर के हमेशा मुझे क्या काम करना है भैया, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो जनरेटर घुमाना है। जनरेटर घुमाने का क्या तरीका है भैया, तो टरबाइन चलाना है। टरबाइन चलाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां पर विद्युत तापीय संयंत्र में सीधा सिंपल सा काम है। देखिए इसमें क्या करते हैं, हमने यहां पर एक बॉयलर लिया, है ना, इसमें क्या भर दिया भैया, तो इसमें भर दिया खूब सारा पानी, और इस पानी को हमने कर दिया यहां से गर्म। ठीक है, पानी यहां से क्या कर दिया भैया, गर्म। जैसे ही गर्म करूंगा इसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी मतलब इसमें स्टीम बनने लगेगा। इस स्टीम को लेकर के गए और हमने यहां पर किसको दे दिया, तो यहां पर दे दिया हमने टरबाइन को। अब ये टरबाइन रोटेट होगा और इसी टरबाइन से कनेक्टेड है जनरेटर, तो जनरेटर से मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। यह है हमारा तापीय विद्युत संयंत्र। अब इसमें तापमान को प्राप्त करने के लिए
टेम्परेचर चाहिए मेरे को, है ना, पानी गर्म करना है, तो किसको इस्तेमाल में लाओ, तो कोयला जलाते हैं हम जनरली, है ना, किसको जलाते हैं भाई, कोयले को जला करके हम यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करते हैं स्टीम बनाने के लिए। तो ये भी एक तरीके का क्या है भाई, परंपरागत में ही आया। और आगे बढ़ूं मैं तो अगला है जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र में फिर से वही बात, फिर मैंने क्या कहा था, टरबाइन चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो क्या चलानी है, टरबाइन चलानी है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हमने क्या काम कहा, हमने कहा भैया एक काम कर सकता हूं क्या, नदियों में जो ये पानी चला हुआ आ रहा है, क्यों ना मैं इसके ऊपर बना दूं बांध। मैंने यहां पर बना दी बांध। जैसे ही मैं बांध बनाऊंगा, ये नदियों का जलस्तर अब क्या होने लग जाएगा, ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। मतलब नदियों के जल के पास में आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आ गई इसमें, स्थितिज ऊर्जा। और इसके बाद मैंने क्या काम किया, तो यहां से एक होल कर दिया, अब यहां से पानी को निकलने दिया, और यहां रास्ते में लगा दिया मैंने क्या, वही टरबाइन। अब टरबाइन के से होकर के पानी अपना बह जा भैया नदी में, इधर बह गई नदी में पानी, लेकिन यहां पे लगा है मेरा जनरेटर, इससे इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी। ये क्या कहलाता है भैया, जल विद्युत संयंत्र। मतलब बहते हुए पानी, मतलब नदियों के ऊपर हमने बना दिया डैम, डैम में पानी को स्टोर किया, तो पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। इसी स्थितिज ऊर्जा को जब हम हाइट से गिराना शुरू करेंगे तो किसमें तब्दील हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में, और वो गतिज ऊर्जा इस टरबाइन को रोटेट कर देगी। इस रोटेशन से मेरे को क्या मिल जाएगा, तो इस रोटेशन से मुझे मिल जाएगी बिजली। भाई मुझे बिजली चाहिए, विद्युत धारा चाहिए, तो क्या करना है, टरबाइन घुमाना है। आप चाहे स्टीम से घुमाओ या फिर आप उस पानी के बहाव से घुमाओ, मुझे घूमने से मतलब है। नेक्स्ट बढ़ता हूं, तो अगला आता है भाई प्रौद्योगिकी में सुधार। अब क्या हुआ, ये सारी चीजें हम इस्तेमाल में लेकर के आ रहे थे, ठीक है ना, जैसे जीवाश्म ईंधन को हम लेकर के आ रहे थे, जैव मात्रा को हम इस्तेमाल में लेकर के आ रहे थे, लेकिन अब हमें जरूरत थी क्या भाई, तो ये इफिशियंसी की बात आई। अच्छा, इफिशियंसी वर्ड क्या होती है, जरा इसकी भी हम बात करते हैं। दक्षता, क्या है शब्द भैया, दक्षता। क्या होती है दक्षता, तो हम जरा इसकी बात करते हैं दक्षता की, कि दक्षता होती है अल्टीमेटली कि किसी भी मशीनरी में, है ना, हमने कितना ईंधन दिया और उसके एवज में वो कितनी ऊर्जा हमको दे पाती है। तो मतलब समझ में आ गया कि ये जो है हमारी क्या भैया, ये जो हमारी है दक्षता, इसका मतलब ही सिंपली है कि क्या इनपुट लेगा और क्या आउटपुट मुझे देगा। तो मैं क्या चाहूंगा भाई, मैं चाहूंगा मिनिमम इनपुट ले और मैक्सिमम आउटपुट दे, यही चाहोगे ना आप, ठीक है। तो हमने क्या किया था, जरा थोड़ा सा अगर समझ के चलें, तो मैंने एक छोटी बात करता हूं मैं, किसकी भाई, तो मैं करता हूं जैव मात्रा की थोड़ी सी बात। जैव मात्रा मतलब मैं किसको ले लूं, तो चलिए मैं ले लेता हूं, है ना, जो उपले, गोबर की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। अल्टीमेटली जैव मात्रा, बायोमासेस की बात करें या फिर जो है ना कृषि अपशिष्ट मिलता है, वो भी जैव मात्रा ही कहलाती है भाई। कृषि अपशिष्ट मतलब जैसे जो खेती के बाद में जो बच जाता है ना, जो डंठल हो गया, पुआल हो गया, ये सब कुछ चीज क्या होता है भाई, जैव मात्रा में। मैं गोबर की बात करता हूं। यहां पे कहा कि प्रौद्योगिकी में हमें क्या चाहिए भाई, तो हमें चाहिए सुधार चाहिए प्रौद्योगिकी में। कैसे प्रौद्योगिकी में सुधार चाहिए, तो हमने काम करना शुरू किया कि जो जैव मात्रा है, ठीक है, इसको कुछ ऐसा इस्तेमाल करूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। तो मैंने क्या किया, जैसे हमने बात करी गोबर की, तो गोबर से सबसे पहले हमने क्या बनाया के काम कर रहे थे भाई, तो हमने बनाए थे उपले। क्या बनाए थे भाई, उपले बनाए थे। और उपले बनाने के बाद में हमने उससे देखा कि भाई मेरे को बहुत सारे उपले जलाने के बाद में कम हीट मिल पा रही है ना, उपले जला रहे लेकिन हीट कम मिल रही है। क्या मैं इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाऊं और इससे क्या कर पाऊं भाई, तो इससे कर पाऊं कि मैं गोबर से ही ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा प्राप्त कर सकूं। तो हम चले किस पे भाई, तो हम चले आए इसके जरिए हमारे एक दूसरे मैटर पे, किस पे, तो भैया हम चलने को चल गए इस पे, क्या, तो देखिए ये है हमारा गोबर गैस संयंत्र। किसको लेके आ रहा हूं मैं लेकर के आ रहा हूं भैया हमारा गोबर गैस संयंत्र, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूं गोबर गैस संयंत्र की। गोबर गैस संयंत्र क्या होता है भैया गोबर गैस संयंत्र में, तो गोबर गैस संयंत्र में सिंपली आप समझ सकते हैं कि गोबर गैस संयंत्र में हमने क्या किया कि जमीन के अंदर में ऐसा गड्ढा खोदा, ठीक है, और इस तरीके से एक ढक्कन नुमा बना करके इसको ढक दिया। यहां से एक रास्ता दिया, है ना, यहां से एक रास्ता दिया, ठीक है, और यहां पे क्या काम किया भैया, तो यहां पे हमने एक इस तरीके से हॉल्स टाइप में हमने बना दी, और इस हॉल्स टाइप में क्या काम करना शुरू करते भाई, तो यहां पे स्लरी, किसको इस्तेमाल में आता है, स्लरी। स्लरी मतलब क्या भाई, गोबर, ठीक है, गोबर के साथ में पानी मिक्स किया
और इसको इसके अंदर में क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो ये इसमें आ गया चेंबर में, ठीक है। और इस चेंबर में आने के बाद में ये गोबर क्या होने शुरू हो जाएगा भाई, तो ये सड़ने शुरू होगा इसमें, ठीक है ना। ये इसको डाइजेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाइजेस्टर। डाइजेस्टर मतलब क्या भाई, तो जो डाइजेस्ट करेगा, जो पाचन का काम करेगा। तो ये क्या करेगा, इसमें अब गोबर क्या होगा भाई, सड़ना शुरू होगा। अब गोबर सड़ेगा तो इसमें से क्या निकलनी शुरू होगी, तो इसमें से गैसेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। और यहां से जो गैसेस निकलेंगी, ठीक है, ये जो गैसेस निकलेगी, यहां से गैस निकल रही है, ठीक। और इस गैस को हमने इस गुंबद में इकट्ठा कर लिया है और बाकी बचा हुआ इधर इधर है ना। इधर से फिर से वापस से क्या करते भैया, तो यहां पे जब पूरा भरते चला जाएगा तो इसमें से वापस से इस गोबर को, मतलब खत्म होने के बाद में ये गोबर अब यहां पर निकाल ली जाती है। मतलब क्या हुआ, इसमें हमने लगाया इस तरीके से पाइप और इस गैस को ले जा करके दे दिया हम किसको भैया, तो इसको ले जा करके हमने दे दिया गैस बर्नर को। ये गैस लेकर के गए, यहां पे गैस बर्नर को दे दिया और यहां पर अब क्या कर सकते हैं, तो भैया गैस बर्नर पे आ गया। तो यहां पर अब खाना बनाना हो गया भैया हमारा क्या, आसान हो गया अब यहां पे खाना बनाना। अब गैस से बना पा रहे, और ये जो बचता है इसको क्या करते हैं, तो वापस से ले जा करके कृषि में इसका उपयोग कर लिया जाता है। इसका उपयोग किसमें कर लिया जाएगा, कृषि में। ये क्या हुआ, सबसे पहले डाइजेस्टर में हमने डाला कौन सा भाई, गोबर पानी, इसको सड़ने दिया, सड़ने के बाद गैस बना, उस गैस को इस्तेमाल कर लिया और इसको उठा करके खेती में यूज कर लिया। तो कुल मिलाकर के क्या समझ में आया भाई, तो मुझे समझ में आया कि ये टेक्नोलॉजी में हमने सुधार किया, या यूं कहूं जो परंपरागत तरीके से हम चीजें लेकर के आ रहे थे उसमें हमने कुछ सुधार किया और उससे सुरक्षित और ज्यादा ऊर्जा अब हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके दोनों टाइप आइए देखते हैं। इसके दोनों टाइप क्या भाई, तो एक मान लीजिए जैव मात्रा, मतलब प्रौद्योगिकी में सुधार किसमें किया, सबसे पहले तो हम कह रहे हैं जैव मात्रा के लिए हमने सुधार किया, गोबर गैस बनाया। अब पवन ऊर्जा की बात करें तो हमने क्या बनाया, पवन चक्की। ये देख रहे बैकग्राउंड में जो आपको दिख रही है क्या है, पवन चक्की। पवन चक्की का मतलब क्या भाई, तो जो हवाएं चल करके जा रही हैं उनके रास्ते में हमने लगा दिया पवन चक्की। और पवन चक्की का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होता है। पवन चक्की भी यहीं बना देता हूं, अच्छा चलो ठीक है। पवन चक्की, इसको यहीं पे देख लेते हैं। पवन चक्की में हमने क्या किया हुआ भाई, तो पवन चक्की में सिंपली समझिए इस तरीके के स्टैंड और यहां पर लगी होती है क्या हमारी, तो यहीं पर हमने लगा दी होती है टरबाइन हमारी, ठीक है। मतलब यहीं पे लगा दिया हमने जनरेटर और इसमें क्या कर दिया, तो इसमें लगा दिया हमने ब्लेड्स। ये बड़े बड़े से ब्लेड्स कैसे होते हैं इसमें, ये बड़े बड़े से ब्लेड्स क्या काम करेंगे भैया, तो ये बड़े बड़े से ब्लेड्स जब हवाएं बहती हैं तो ये ब्लेड रोटेट होते हैं। ये दिख रहा है, ये क्या होती है, ये ब्लेड्स रोटेट होती हैं और जब रोटेशन होगा ब्लेड का तो ये जनरेटर क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। भाई मुझे विद्युत ऊर्जा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको घुमाना पड़ेगा। अगर ये घूम रही है तो यहां पर मुझे विद्युत ऊर्जा मिलेगी और यही विद्युत ऊर्जा हम इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन बात इतनी होती है कि इसको कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की लगातार बहती हुई हवा चाहिए, क्योंकि मान लीजिए रुक रुक के हवा बह रही है तो फायदा ही नहीं है ना। तो इनको वैसी जगहों पे इंस्टॉल किया जाता है जहां पर लगातार हवाएं बहे, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहे। और एक जो ये पैनल है, मतलब ऐसे कह सकते हो, एक जो ये हमारा पवन चक्की है, इससे जो ऊर्जा मिलती है वो बहुत कम मिलती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सोलार फार्म क्रिएट करने पड़ते हैं। सोलार फार्म मतलब बहुत सारे ऐसे पोल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बहुत सारे। और इनके इंस्टॉलेशन के बाद क्या होगा भाई, तो बहुत सारे पोल्स इंस्टॉल किए तो उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने शुरू होती। लेकिन फिर एक बात, एट अ टाइम जब मुझे जरूरत होगी तब इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करा, तो इसके लिए हमने एक दूसरा काम किया। वो काम क्या है भाई, तो हमने इसके लिए संचायक सेल मतलब बैटरी लगा दी। और बैटरी में क्या करते हैं भाई, तो जो इसमें से ऊर्जा निकलती है उसको हम बैटरी में कर लेते हैं सेव। जो इसमें से ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं, हम बैटरी में सेव कर लेते हैं। जब इससे निकलने वाली ऊर्जा को हमने बैटरी में सेव कर लिया तो फायदा मिल गया क्या, कि आपको जितना चाहिए उतना आप इस्तेमाल कीजिए, अधिकतम कितना, जितनी बैटरी में सेव है, और बाकी है उसको धीरे धीरे चार्ज करते रहता है। सेम चीज जैसे मैं आपको कहता हूं कि भैया नल के नीचे बकेट लगा करके, और बकेट से क्यों नहाते हैं भाई, बकेट में पानी भरने के बाद क्यों नहाते, क्योंकि हम जिस रेट से बकेट में से पानी निकालेंगे नल उस रेट से सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ऐसा तो करिए ना, नल खोलिए, मग लगाइए, नहाइए, फिर मग लगाइए, फिर नहाइए, फिर मग लगाइए, नहीं दिक्कत हो रही है। तो वैसे ही यहां से इससे अगर इलेक्ट्रिसिटी लेता तो ऐसी दिक्कत आती। लेकिन बैटरी मतलब वही क्या, बकेट, पहले उसमें भर लिया, अब धीरे धीरे अपना इस्तेमाल कर रहे हैं और वो धीरे धीरे अपने भर भी रहा है। तो एक इक्विवेलेंसी बनी रहती है। चलिए आता हूं मैं जरा अपने मुद्दे पे।
तो मतलब हमने इसमें कुछ सुधार किया और इसको इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। लेकिन परंपरागत में थोड़ी सी समस्या है इन सभी की जगहों पे। अगर मैं बात करता हूं मैंने जीवाश्मी ईंधन की, तो इसमें समस्या थी कि ये पर्यावरण को नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा था। इसकी वजह से पर्यावरण में ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी, है ना, ऐश बच जाता है, राख बचती है, और सबसे बड़ी बात बहुत लिमिटेड है, जो जीवाश्मी ईंधन है बहुत सीमित मात्रा में है और लाखों साल लगते हैं इसके बनने में। तो भैया एक बार ये खत्म हो गया तो दोबारा बना भी नहीं सकते। बाकी अगर हम तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र की बात करते हैं तो थोड़े बहुत मुझे यहां पर फायदे मिले कि मैं क्या कर सकता हूं, तापीय विद्युत संयंत्र से मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहा हूं, लेकिन तापीय विद्युत संयंत्र भी डिपेंडेंट था जीवाश्मी ईंधन के ऊपर। किस पे? जीवाश्मी ईंधन, मतलब कोयले कोई जला करके करे थे, तो यानी इसके भी लिमिटेशन है। अगले बात करें तो जल विद्युत संयंत्र, तो जल विद्युत संयंत्र में हमने लिमिटेशन क्या देखी भाई, तो जल विद्युत संयंत्र तो अच्छा है, हर साल बारिश होगी, नदियों में पानी आएगा, उसको रोकेंगे, बहाएंगे और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन एक दिक्कत है, जब बांध बनाते हैं तब बहुत सारी जगह, बहुत सारी खेती करने लायक जो जमीन होती है वो सब नष्ट हो जाती है, वहां पे रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। और शुरुआत में जब बांध बना देते हैं और जीव जंतु, जंगल, ये सब उसके अंदर जब डूब जाते हैं तो उसमें से भैया मीथेन गैस निकलती है, वो जब सड़ने लगता है तो बहुत बदबू होती है, मतलब बहुत सारा पर्यावरण में भी नुकसान होता है। बट ठीक है, वो वन टाइम होता है, लेकिन जो खेती की जमीनें चली गई वो तो लाइफ टाइम नुकसान है ना। तो मतलब जल विद्युत संयंत्र के भी अपने नुकसान है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स है। जैसे इसमें हमने सुधार किया तो थोड़ी बहुत हमने क्या कर पाए, तो इन सभी जो इसमें ड्रॉबैक्स थे उनको कम कर पाए। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जो इन सबसे बेहतर हो, दक्षता जिसमें ज्यादा हो, बेहतर भी हो, है ना, पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचाए? तो ऐसी जो चीजें थी वो थी हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसको हमने बाद में ढूंढा, खोजा, बनाया और उसके जरिए हम अपने ऊर्जा की पूर्ति कर पाते हैं। तो सबसे पहले कौन है इसमें से? सोलर ऊर्जा। ये जो आपको बैकग्राउंड में पैनल्स दिख रहे हैं ये उसी का एक उदाहरण है। सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को हम क्या करते हैं भाई, सोलर पैनल्स लगा करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं इसमें, तो हम एक सोलर सेल, एक देखिए एक ऐसा जो छोटा सा पैनल बना होता है, ऐसे छोटे छोटे कई सारे ऐसे सेल लगे होते हैं और इन सबको मिला, ये दिख रहा है, ये छोटे छोटे कई सारे छोटे छोटे सेल है, इन सभी सेल्स को मिला करके ये पूरा पैनल बनता है। तो एक एक सेल बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न कर पाती है, तो हम एक पैनल बनाते हैं, पैनल में कई सारे सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं, तब जाकर के मुझे एक हाई वोल्टेज मिल पाती है, करंट। ठीक है, सोलर ऊर्जा का क्या काम है भाई, तो सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है, जो प्रकाश किरणें होती है, उसी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट सबसे पहला यह है कि भैया ये एक तरीके से कह सकते हैं इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, कोई चलने फिरने वाला पार्ट नहीं है, तो जल्दी खराब नहीं होगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो घूम रही है, नहीं, कोई कंबशन नहीं होता, मतलब इसमें किसी चीज का जलन नहीं होता, तो भैया ये पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाती, यानी ये पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैला रही है, जल्दी खराब नहीं होगी। ठीक है, एक बार अगर इंस्टॉल हो गई तो लंबे समय तक चल रही है भाई, है ना। इसके साथ साथ ये मुझे विद्युत ऊर्जा दे पा रही है, जो सबसे बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि मैक्सिमम अप्लायंसेस मैं बार बार कह रहा हूं कि वो विद्युत ऊर्जा से संचालित होती है, तो मतलब उसमें भी मेरे लिए हेल्पफुल है। तो ये रहे इसके बेनिफिट्स, लेकिन इसमें भी लॉसेस है थोड़े बहुत, मतलब इसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। पहली चीज तो ये जिन मटेरियल से बनता है उन मटेरियल से इसको बनाते समय बहुत सारा पर्यावरण में हम नुकसान करते हैं। जैसे इसको बनाने में हमें जर्मेनियम, सिलिकॉन, है ना, सिल्वर, ठीक, ये सारे मटेरियल्स यूज होते हैं और जब इसको बना रहे होते हैं, जब इसकी फ्रेमिंग हो रही होती है, तब तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए ना, उस समय इंडस्ट्री में बनेगी है, तब हम क्या करते हैं भाई, तो बहुत सारा पर्यावरण प्रदूषण कर रहे होते हैं। दूसरा, लागत बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ज्यादा है। इसके साथ साथ ये रात को बिजली नहीं बना पाएगा, तो इसके साथ में मुझे क्या लगानी पड़ेगी, बैटरी लगानी पड़ेगी। और फिर वही बात करूंगा जैसे पवन ऊर्जा में हो रहा था, वैसे यहां पर भी होगा कि एक साथ इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता, तो क्या करते भाई, बैटरीज इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो कि जब इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है उसको वो स्टोर कर ले और रात में भी हमको सप्लाई दे। तो ये हो गया सौर ऊर्जा। लेकिन अब एक बात आपको समझ में आई, इसके जो लॉसेस हमने काउंट किए वो कंपैरेटिवली इन सभी से कैसा है, कम है, ठीक है ना, इन सभी से कंपैरेटिवली कैसे कम है। तो इजीली इको फ्रेंडली है, ग्रीन एनर्जी में काउंट करते हैं हम इसको। ग्रीन एनर्जी मतलब वैसी एनर्जी जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाते। देखिए नहीं पहुंचाएंगे ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है।
अगर कोई कहता है कि भैया कोई नुकसान नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, कम होगा, मिनिमम होगा, बहुत मिनिमम होगा, खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट बात करता हूं तो मैं करता हूं समुद्रों से ऊर्जा। यह भी गैर परंपरागत का ही तरीका है। जब हमें पता है कि समुद्र में इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो क्यों ना उन लहरों को इस्तेमाल में लाया जाए, मतलब उसके अंदर की जो स्थितिज और काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इस्तेमाल में लाए। इसके साथ साथ समझ में आया कि महासागर के ऊपर, मतलब ऊपरी सतह पर सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट क्या करेगी भाई, तो जो अपर लेयर्स होगा, वाटर का जो अपर लेयर्स होगा, उसके टेम्परेचर को हाई कर देगा। जब अपर लेयर का टेम्परेचर राइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां तापमान का डिफरेंस आएगा अपर लेयर और बॉटम लेयर्स में। समुद्र के ऊपरी जो लेयर होगी उसमें और समुद्र के जो नीचे गहराई में उतरते जाएंगे उसमें तापमान का डिफरेंस होगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो हम टेम्परेचर को एक जगह से दूसरी जगह वेरिएट करा करके भी हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हाई टाइड्स लो टाइड्स आते हैं तब भी हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। आइए चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। 3 तरीके की ऊर्जा इसमें इस्तेमाल आती है, एक ज्वारीय, एक तरंगीय और एक महासागरीय तापीय ऊर्जा। सबसे पहले ज्वारीय की बात करते हैं। हमें पता है कि ज्वार भाटा जब आता है तब समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो हम क्या करते हैं, इन ऊंची ऊंची लहरों को, जब ये ऊंची लहरें ऐसी उठती हुई आ रही हैं, तो हम ऐसी जगहों पर जहां पर समुद्र का कुछ ऐसा टेरेन हो, देखिए समुद्र कुछ इस तरीके से हो, देखिए कैसा समुद्र है भाई, तो हम बात करते हैं यहां पर क्या, महासागरीय ऊर्जा की। महासागरीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा, जब हाई टाइड्स आते हैं, मतलब जब बहुत ऊंची ऊंची ऐसी लहरें ऐसी उठी हुई आ रही है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठी आ रही, तो समुद्र के कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे ऊंचाई पर कुछ ऐसा गेटवे टाइप है, ऐसा है ना, ऐसा इस तरीके से कुछ है। ठीक, तो ये ऊंचाई पहाड़ी है, तो क्या होता है भैया कि जब लहरें ऊंची ऊंची उठ करके आती है तो इनमें से क्रॉस कर जाती है ना, यहां पे जा करके क्या करती है, क्रॉस कर जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब हाई टाइड्स आता है तो इनको आने देते हैं अंदर। ठीक है, ये पानी को क्या करे भैया, अंदर आने देते हैं और यहां पर बना देते हैं फिर क्या, बांध। यहां पर हमने क्या बना दिया, यहां हमने बना दिया बांध। अब क्या हुआ, जब हाई टाइड्स आया तब इनके पानी को इधर पीछे की तरफ स्टोर कर लिया, इधर पानी पीछे की तरफ स्टोर हो गया। अब हाई टाइड्स खत्म हो गए भैया, हाई टाइड्स खत्म हो गए। अब हाई टाइड्स जैसे ही खत्म हो गए, अब समुद्र की लहरें अपनी जगह पे पहुंच गई, है ना, समुद्र की लहरें ये अपनी अपनी जगह पे, समुद्र की लहरें ये अपनी जगह पे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पानी तो अब ऊंचाई पे चला गया, तो अब ये ऊंचाई पे जो पानी गया है इसको यहां से अब नीचे आने के लिए यहां से रास्ता बनाएंगे, और जब ये नीचे आएगा तो यहीं पे लगा दूंगा मैं क्या, टरबाइन, और यहां से मैं विद्युत जनरेट कर लूंगा। लेकिन दिक्कत यह है, इस तरीके का ये प्राकृतिक है, ये हम नहीं बना सकते कि ऐसी 2 पहाड़ियों का निर्माण कर दूं, उसके पीछे झील का निर्माण कर दूं जिसमें पानी जाकर के इकट्ठा हो जाए, मैं नहीं कर सकता। तो जहां पर भी ये लिमिटेड जगहों पर, जहां पर भी ये उपलब्ध है, वहीं पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रही हमारी ज्वारीय ऊर्जा। दूसरी तरंगीय ऊर्जा। तरंगीय ऊर्जा का मतलब क्या है, जो वेव्स जनरेट होते हैं, जब वो वेव्स चल रहे होते हैं तो उन वेव्स के ऊपर में हम क्या करते हैं, ऐसे तैरते हुए फ्लोटिंग टरबाइन रखते हैं। फ्लोटिंग टरबाइन मतलब वो तैर रहा है पानी की लहर के साथ, लेकिन जब पानी की लहरें ऊपर की तरफ उठती है तो वो टरबाइन को घुमाती हुई जाएंगी, फिर वापस जब आएंगे तब भी घुमाती हुई आएंगी, तो उससे हम क्या करते हैं, फिर से टरबाइन घुमा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो ये हो जाती है तरंगीय ऊर्जा। फिर हम बात करते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा की। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा को आप कुछ इस प्रकार से फिर से समझ सकते हैं कि मान लीजिए महासागर में बहुत ऊपर की जो लेयर होगी, पानी का जो ऊपरी सतह है ना, ये महासागर की अपर लेयर्स है, इस लेयर में जो सनलाइट होगा, ठीक है ना, वो ज्यादा टाइम तक हमको देखने को मिलता है। तो यहां से सूरज से आने वाली जो किरणें होंगी, ये किरणें क्या करेंगी भाई, तो ये किरणें यहां पर ये किरणें इसको ऊपर वाले लेयर को गर्म कर देगी, ये ऊपर वाली लेयर गर्म पानी होगी। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे इसका टेम्परेचर कैसा होता जाएगा भाई, तो कम, मतलब नीचे कोल्ड है और ऊपर कैसी वाटर हो जाएगी, हॉट वाटर हो जाएगी। तो मैं काम करता हूं, इस हॉट वाटर को इस्तेमाल कर लेता हूं। ठीक है, किसको भैया, इस हॉट वाटर को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, इस हॉट वाटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अमोनिया को। ठीक है, लिक्विड अमोनिया। कैसी अमोनिया, ये लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया को हम क्या करते हैं भाई, इस टेम्परेचर के साथ में ट्रीट कर देते हैं। तो लिक्विड अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में, और गैस में जैसी कन्वर्ट होती है मैं उससे क्या करता हूं, वही फिर से टरबाइन घुमा लेता हूं, और टरबाइन घूमने शुरू हो गई तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी। लेकिन अब ये लिक्विड अमोनिया में वापस से तब्दील करनी है, तो इसको नीचे से
नीचे के पानी के साथ में इस गैस को ट्रीट कर देते, तो ये फिर से क्या बन जाएगी, लिक्विड अमोनिया। फिर ऊपर के टेम्परेचर से इसको ट्रीट करेंगे तो गैस, कहने का मतलब लिक्विड अमोनिया है। ऊपर के टेम्परेचर से ट्रीट किया तो ये गैस में तब्दील हो गई, और नीचे के टेम्परेचर से ट्रीट किया तो वापस से लिक्विड बन गई। तो अमोनिया का कोई नुकसान भी नहीं हुआ, और हम ऐसा कन्वर्ट करके क्या कर पा रहे भाई, तो मैं महासागर की जो तापीय ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करके विद्युत ऊर्जा बना पा रहा हूं, मतलब टरबाइन रोटेट कर पा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लार्ज एरिया पर सनलाइट पड़ती है और मैक्सिमम टाइम पड़ती है। भाई वहां थोड़ी कोई बिल्डिंग है जिससे कि छाया पड़ेगी, है ना। चलिए, तो ये हो गई हमारी क्या भाई, तो समुद्रों से मिलने वाली ऊर्जा। तीन तरीके से समुद्रों से ऊर्जा लेते हैं, लेकिन ये तीनों ही, जैसे तीनों में ही कुछ ना कुछ दिक्कत है। जैसे ज्वारीय ऊर्जा मैंने बताया कि वो नेचुरल है, जहां पे नेचर द्वारा ऐसी मुहाने क्रिएट किए जाएंगे, वहीं मैं इसको बना सकता हूं। तरंगीय ऊर्जा इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है भाई, है ना, पानी पे फ्लोटिंग टर्बाइंस लगाना बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाता। महासागरीय तापीय ऊर्जा की बात करें तो ये इसका भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा है, और ये पूरा प्लांट जो होगा वो अल्टीमेटली मेरे को कहां, तो समुद्र के ऊपर लगाना होगा, तो ऑब्वियसली इसका मेंटेनेंस वगैरह भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आगे बढ़ता हूं मैं। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का मतलब क्या है भाई, तो भूतापीय ऊर्जा का मतलब देखिए कई तरीके से पृथ्वी के अंदर जो टेम्परेचर है उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या क्या कंडीशंस होती है, तो एक तो कंडीशन आप ये समझ सकते हैं, ये हमारी भूपर्पट्टी है। भूपर्पट्टी के अंदर क्या होता है भाई, तो जो हमारी जल है, ठीक है ना, जो भूमिगत जल है, ये कैसी जल है, भूमिगत जल, इसको अंदर से हमारी जो अर्थ है, आपको पता है ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, वोल्केनोज इरप्शन होता है। वोल्केनोज इरप्शन में क्या मिलता है, तो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है मैग्मा, लावा, और ये मैग्मा लावा अल्टीमेटली होते क्या है भाई, तो ये मोल्टन स्टेट में, मतलब पिघली हुई अवस्था में धातुएं होती हैं। अब समझो कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा। अगर पृथ्वी के अंदर की टेम्परेचर है ना, पृथ्वी के अंदर की जो टेम्परेचर है, क्योंकि हम अल्टीमेटली कह किसको रहे, तो हमने यहां पर लिया हुआ है भूतापीय ऊर्जा को, किसको, भूतापीय ऊर्जा, या इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल मतलब, जियो का मतलब है ही अर्थ, अर्थ के अंदर की जो एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी, जो हीट एनर्जी, हम उसकी बात करें, तो ये जो हीट है भूमिगत जल के संपर्क में आता है, और भूमिगत जल के संपर्क में आएगा तो क्या बना देगा भाई, स्टीम। और ये स्टीम, जैसे जो अंदर के साइड में जो पत्थर होते हैं, है ना, बहुत सारे प्लेट्स अंदर पृथ्वी के अंदर इस तरीके से बनी हुई है, ये इन पत्थरों के बीच में क्या होती है, तो ये गैस के रूप में यहां पे दब गई, यहां पे गैस के रूप में दबी हुई है। कौन भाई, ये पानी है, भूमिगत जल है, नीचे से हीट आई, हीट ने इस भूमिगत जल को स्टीम में कन्वर्ट किया, ये स्टीम इसके अंदर में दबा हुआ है। अब हम क्या काम करते हैं, यहां से करते हैं ड्रिल। जब ड्रिल करते हैं तो हमें यहां से बहुत तेजी से स्टीम बाहर निकलती है, यहां से क्या निकलना शुरू हो जाती है भैया, तो भाप बाहर निकलना शुरू होती है। अब इस भाप का इस्तेमाल कर, भाई मुझे हीट चाहिए थी ना, पीछे भी देखा, मुझे हीट मिली तो क्या क्या कर पा रहा था, मुझे तो डायरेक्टली स्टीम ही मिल गई, तो भैया मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं उससे। तो यह है भूतापीय ऊर्जा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं जहां पे वोल्केनोज इरप्शंस होते रहते हैं, वैसी कंट्रीज जहां पर हमारे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होती रहती है, वहां पर भी ऐसे काम किया जाता है कि एक पाइप, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा है ना, इसमें हमने क्या काम किया, तो एक पाइपलाइन दी, एक चौड़ी सी पाइपलाइन दी, और इसके बीच में एक पतली सी पाइपलाइन डाल दी। यहां से इसमें हम काम करते हैं, यहां पे ठंडा जल भेजते हैं, ठंडा जल भेजते हैं। ठंडा जल जब भेजते हैं तो नीचे में हमारे पृथ्वी के अंदर, जो हमारी पृथ्वी के अंदर हीट अवेलेबल है, वो हीट यहां पर बहुत ज्यादा हीट अवेलेबल है। अब ये हीट क्या काम करती है भाई, तो जो भी यहां से पानी आएगा इसको स्टीम में कन्वर्ट कर देगी, इधर से भी जो पानी आ रहा है उसको स्टीम में, और स्टीम इसके जरिए ऊपर उठने शुरू हो जाता है बीच वाले पाइप से, तो यहां से मुझे क्या मिल जाता है भाई, भाप मिल जाता है। तो इस तरीके से भी हम जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी जियोथर्मल एनर्जी। आगे बढ़ता हूं मैं, तो जियोथर्मल एनर्जी के बाद नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का मतलब क्या है भाई, तो हमने ऐसा देखा कि भैया यहां पर तापीय विद्युत संयंत्र चलाने के लिए मुझे कोयले को जलाना पड़ रहा है, और कोयला सीमित मात्रा में उपलब्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो हमने उसकी जगह पे शुरू किया नाभिकीय ऊर्जा का। नाभिकीय ऊर्जा का मतलब क्या है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए देखिए, मैं एक और ले लेता हूं, है ना, हम किसकी बात करना चाहेंगे, अब हम बात करें नाभिकीय ऊर्जा की। तो देखिए,
नाभिकीय ऊर्जा में हुआ क्या, तो हमने लिया एक नाभिक, एक भारी नाभिक, किसको, तो यूरेनियम 238 ले लेते हैं, 235 238। अब इस यूरेनियम का एक भारी नाभिक जब टूटता है तो 3 हल्के नाभिकों का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण किया, 3 हल्के नाभिकों का, मतलब एक भारी नाभिक टूटा तो कितने, 3 हल्के नाभिकों का इसने किया निर्माण। फिर क्या होता है, तो इसका गुण है कि फिर से एक नाभिक यहां से टूटेगा तो फिर से ये 3 हल्के नाभिकों का निर्माण करेगा। ये एक टूटेगा तो 3 हल्के नाभिकों का निर्माण करेगा, ये टूटेगा तो 3 हल्के नाभिकों का निर्माण करेगा, और ये रिएक्शन शो ऑन चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। हर एक नाभिक टूटेगा, 3 नाभिकों का निर्माण करेगा। और नाभिकीय विखंडन में ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है भाई यहां पर, तो नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय विखंडन में हमको जो मिलती है वो मिलती है क्या भैया, तो खूब सारी मिलती है मुझे ऊष्मा, खूब सारी मेरे को यहां से हीट जनरेट होती है। जब जब नाभिक टूटेंगे मेरे को क्या जनरेट करा के देंगे भाई, हीट, नाभिकीय विखंडन होगा, हीट जनरेट होगी। अब इस हीट को, इस ऊष्मा को, है ना, इस ऊष्मा को इस्तेमाल कर लेते हैं किसमें भाई, तो बॉयलर में, मतलब पानी गर्म करने के लिए, मतलब इसको भाप बनाने के लिए, भाप बनाने में इस्तेमाल हो गया। तो आगे की प्रोसेस तो आपको पता है, स्टीम बन गई, टरबाइन रोटेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो ये होता है नाभिकीय विखंडन, मतलब नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र में क्या करते हैं भाई, इस रिएक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि ये देखिए ये एक वास्ट रिएक्शन बन जाएगी थोड़ी ही देर के बाद, ये बहुत ही वास्ट रिएक्शन बन जाएगी, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें H2O2 का इस्तेमाल करते हैं और कैडमियम की छड़ें यूज करते हैं। जो कैडमियम की छड़ें क्या करती है, इनको अवशोषित कर लेती है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यही इस पे देखिए एक स्टेप पहले यहां पे मेरे को कितने मिले, 3 टुकड़े बने थे इसके, मतलब एक नाभिक टूट करके 3 बना था, मैंने इन दोनों को अवशोषित कर लिया, सिर्फ एक को छोड़ा। अब एक से फिर से नए 3 बनेंगे, फिर से इन दोनों को अवशोषित कर लिया, एक को छोड़ा, फिर यहां पर नए 3 बनेंगे तो 2 को अवशोषित कर लूंगा, एक को छोड़ दूंगा। तो ऐसे क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम इसके नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल वे में आगे लेकर के चलते हैं कि भैया मैं जितना चाह रहा हूं उतना ही विखंडन हो, ऐसा नहीं कि बहुत सारा विखंडन मेरे को देखने को मिल जाए। तो नाभिकीय विखंडन कंट्रोल रूप में चले, इसके लिए यह काम किया जाता है कि यहां पर धीरे धीरे, है ना, कैडमियम के छड़ों के द्वारा इसको अवशोषित करके और काम कराया जाता है। अगर मुझे ज्यादा हीट लिबरेट करानी होगी तो क्या करूंगा, तो मैं सिंपली ज्यादा हीट लिबरेट कराने के समय पे करूंगा कि इसको दे दूंगा क्या, तो इसको भैया कैडमियम से अब मैं 2 की जगह पे, मतलब जो 2 अवशोषित कर रहा तो उसकी जगह मैं 1 ही अवशोषित करूंगा। अगर मैं 1 ही अवशोषित कर रहा हूं तो फिर मुझे प्रॉब्लम कैसी होगी भाई, तो एक अवशोषण करने में, है ना, मुझे एक अवशोषित करते समय ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है, क्योंकि एक के अवशोषण में, ठीक है, क्या होगा, 2 मिलने शुरू हो जाएंगी, 2 आगे बढ़नी शुरू होंगी, और जब 2 आगे बढ़ेंगी, है ना, 2 आगे बढ़ेंगी तो ज्यादा हीट लिबरेट होगा। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे थे हम, ये बात कर रहे थे नाभिकीय संयंत्र की, है ना, ये था नाभिकीय संयंत्र। तो इसमें भाई 2 जब आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो ज्यादा हीट लिबरेट हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक में हमें बात समझ में आ गई नाभिकीय ऊर्जा तक में। तो हमें अब आगे की तरफ बात करनी है इस चैप्टर के सबसे आखिरी पॉइंट पे, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, तो इसको कहते हैं हम पर्यावरण विषयक सरोकार। इसका मतलब क्या होता है, ये बड़ा ही भारी भरकम सा शब्द है और इसका बड़ा ही सिंपल मतलब होता है कि भैया पर्यावरण के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, मतलब हम पर्यावरण से क्या अपेक्षा रखते हैं और हम उसको क्या दे रहे हैं। मतलब ऐसा समझूं कि भाई ये जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, ये जितने भी ऊर्जा के स्रोत हम इस्तेमाल में लेकर के आ रहे हैं, ये सभी ऊर्जा स्रोत अल्टीमेटली हमारे काम को आसान बना रही है, यानी मुझे हेल्प कर रही है काम करने में। और जब ये मुझे हेल्प कर रही है काम करने में, तो मैंने क्या पाया कि भैया इन सभी चीजों में जब परंपरागत तरीके से भी मैंने चीजें यूज करी, गैर परंपरागत तरीके से भी चीजों को यूज किया, तो हमने पाया कि भाई परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही तरीके में कुछ ना कुछ पर्यावरण को हम प्रदूषित कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ऊर्जा का दोहन ना करें। मतलब क्या भाई, जितनी जरूरत हो ऊर्जा उतना ही इस्तेमाल करें, जबरदस्ती में भैया ऊर्जा का दोहन हम ना करें। दूसरा, गैर परंपरागत वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान दें बजाय किसके भाई, परंपरागत के। तीसरी पॉइंट, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर ज्यादा ध्यान दें अनवीकरणीय के बजाय, है ना। जैसे कोयला, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या भी अनवीकरणीय, एक बार इस्तेमाल करेंगे खत्म हो गया, दोबारा नहीं कर सकते इस्तेमाल। लेकिन नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, तापीय, ये जल विद्युत संयंत्र, ये सब क्या है भाई, ये बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ऐसी ऊर्जा संसाधनों पे हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, जिससे कि हम पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएं और पर्यावरण फिर हमारे लिए हेल्पफुल है।
ठीक है, मतलब एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाने के लिए हमें इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। ये अल्टीमेटली है हमारा पर्यावरण विषयक सारोकार। कुछ इस प्रकार से हमारा ये पूरा चैप्टर होता है यहां पर कंप्लीट। हमने कंपैरेटिव एनालिसिस देख ली, समझ लिया, सीख लिया कि भैया इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आए थे और किस तरीके से इन्हें हम याद रखेंगे। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि आप इसका एक सेम चार्ट चाहे तो इसका प्रिंट आउट रखिए, है ना, आप चाहे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसका प्रिंट आउट रखिए, या फिर आप एक बेहतरीन सा चार्ट डिजाइन कीजिए, उसको आप अपने स्टडी रूम में लगाइए, क्योंकि बार बार जब ये नजरों के सामने आएंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपका ब्रेन रिकॉल करता रहेगा। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके ब्रेन ने एक बार जीवाश्म ईंधन पढ़ा है वो रिकॉल कर लेगा, बस उसको आंखों के सामने दिखना चाहिए। तो इसलिए इसको लगा सकते हैं, साथ ही साथ इसके और छोटे स्टिकर्स बना सकते हैं। मतलब परंपरागत स्रोत के लिए अलग से एक स्टिकर बनाया, गैर परंपरागत के लिए अलग से स्टिकर बनाया, ऐसा करके अगर हम रखते हैं तो बहुत आसानी से पूरा चैप्टर याद रहेगा। ना सिर्फ ये चैप्टर, इसके प्रीवियस 1 चैप्टर्स भी। तो यहां पर हम करते भैया इस सेशन को यहीं पर एंड। तो इसी प्रकार से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ये सारी कोर्सेस आपके लिए लेकर के आते हैं। क्या है भाई, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज सीबीएसई हिंदी मीडियम। मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपकी बुक्स एनसीईआरटी है, और ये सीबीएसई का अल्टीमेट मतलब है कि ये एनसीईआरटी को फॉलो करती हुई बनाई गई। तो आपके लिए जो भी मीडियम है उस मीडियम में आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, इंक्लूडिंग एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी एंड स्पोकन इंग्लिश। अगर आप चाहते हैं इन सभी सेगमेंट्स की भी तैयारी करना तो मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी चीजों की भी तैयारियां। साथ ही साथ अगर चाहते हैं इंप्रोवाइजेशन, आप चाहते हैं और नॉलेज को बूस्ट करना, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मिलता है लिंक, उसको फॉलो कीजिए एंड आप स्वयं के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए, दोस्तों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं बुक्स एंड ई बुक्स। तो जिस प्रकार से हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप जुड़े हैं, इसी प्रकार से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी। एंड जो भी आपके सुझाव हो, सजेशन, वो हम तक पहुंचा सकते हैं, एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंचाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिल रहे हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।